Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our class 6 of Socio Crux series that we are doing especially for NET, GATE and CUET PG students जिनका 2026 में इस ईयर पेपर है. तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. Okay, now my name is Bharvi Bharadwaj. Those of you who don't know me, I teach sociology on this platform and this is the Telegram channel जो आपको ज़रूर से join करना है if you guys want to have the PDF of these classes. ठीक है, किसी भी क्लास का PDF जो है वो आपको इस टेलीग्राम पे ही मिलेगा. और अगर कोई ऐसा PDF है, कोई क्लास है जिसका PDF नहीं अपलोड है, तो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू गाइज. तुम लोगों की ड्यूटी है कि तुम लोग मुझे बताओ कि मैम ये वाला PDF नहीं है. ठीक है, जो PDFs बैच में है, जो PDF पेड कोर्सेज का पार्ट है, वो नहीं शेयर होंगे यहाँ पे. बाकी सारे जो यूट्यूब के जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके PDF आपको इस टेलीग्राम पे मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन दैट टेलीग्राम. ओके, क्वेश्चंस वगैरह भी अब मैं रेगुलर इस पर पोस्ट करूँगी बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है. CUET PG में ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो आई होप दैट सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे. और गेट एग्ज़ाम में तो अब बस एक हफ्ता भी नहीं बचा है, राइट. और नेट एग्ज़ाम के लिए तो अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आई होप सब लोग अच्छे से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो. ओके, ना थोड़ा सा गैप गाइस आ गया था. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट सोशियो क्रक्स सीरीज़ में बिकॉज गेट की टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि गेट का एग्जाम है. एंड मैनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग मी कि मैम गेट के लिए क्वेश्चंस करा दीजिए, क्योंकि गेट के लिए स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन बैंक या कोई मॉक टेस्ट वगैरह है नहीं. सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ बनाई थी एंड अभी सेकेंड लास्ट टेस्ट कल होगा, उसके बाद एक टेस्ट और है, देन ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी. सो जिन्होंने भी ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस टेस्ट सीरीज़. सो जिनका गेट एग्जाम है और तुम लोगों को नहीं पता है कहाँ से तैयारी करना है, स्पेशली MSQ पार्ट की, तो तुम लोग ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो. इसका जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल मैंने रखा है सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. ठीक है, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो और 5 टेस्ट जो हैं वो उसमें रहेंगे. गेट एग्ज़ाम के बाद ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी उसके बाद ऐप में तुम लोगों को कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं शो होगा. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि ये गेट की जो टेस्ट सीरीज़ है ये कब तक के लिए है, तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना. इसके बाद जो कोर्स या जो भी आएगा वो 2027 के लिए आएगा. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना. इसके अलावा जो फाउंडेशन बैच है उसका प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है, 3000 पे हो गया है अब. तो अगर तुम लोगों को लगता है एक महीने में पढ़ सकते हो कोर्स से तो ज्वाइन करना. अदरवाइज़ गाइज कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, 75+ क्लासेस हैं और आई थिंक 1 घंटे की क्लास तो है ही, तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें ही पढ़ना पड़ेगा. तो अगर एक महीने में मैनेज कर सकते हो तो ही कोर्स ज्वाइन करना, अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो. टेस्ट सीरीज़ भी 999 में है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो. I really suggest this to everyone who is preparing for CUET PG 2026. अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो और आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो ये वाली टेस्ट सीरीज़ तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. इसका एक सेपरेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, जहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह तुम लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दे दूँगी और जितने भी डाउट्स वगैरह हैं उसमें भी मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूँगी. ठीक है, तो ये टेस्ट तुम लोग कर सकते हो. 15 टेस्ट होंगे इसमें टोटल एंड अभी ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है. जो टेस्ट हो चुके हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो मैं यहीं पर बता दूँगी. स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि जो टेस्ट मैम हो गए हैं उनका क्या, तो वो भी उसमें शो होंगे. जैसे ही तुम लोग टेस्ट सीरीज़ ले लोगे उसमें वो भी शो होंगे, तो तुम लोग अपने हिसाब से किसी भी दिन चूज़ करके दे सकते हो. ठीक है, एक बार टेस्ट हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा उसको नहीं दे सकते हो. ओके, सो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना. और अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज, इट्स कम्प्लीटली फाइन. नहीं भी ज्वाइन करोगे तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है. आई नेवर से कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ के एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला है. पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर ज्वाइन कर सकते हो, इफ़ यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग एंड स्टडीड प्रॉपरली इंटायर ईयर, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो भी रिवीजन है वो हो जाएगा. फुल लेंथ टेस्ट जब लगाओगे तो एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि सारे 75 क्वेश्चंस हैं, एकदम CUET PG जैसा पैटर्न है, तो 15 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास. ये सारी बातें तो हो गई. अब मैं क्लासेस के साथ रेगुलर रहूँगी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहूँ बिकॉज स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रहता है ये चीज़ कि मैम आप बहुत इरेगुलर हो एंड आई रियली फील बैड क्योंकि सच में मैं बहुत इरेगुलर हूँ एंड मैं नहीं कर पाती हूँ अकेले सारा कुछ मैनेज. तो अब से मैं ट्राई करूँगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टाइम निकाल के मुझे यूट्यूब पे एक सेशन तो करना ही है. और ये सोशियो क्रक्स वाला तो चलेगा ही. साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है,
और तो कुछ मुझे नहीं बताना था, बट अगर कोई भी डाउट होगा इस तो मुझसे कमेंट में पूछना, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सब लोगों को चैट में आंसर देना है। यू हैव टू आंसर इन दी चैट में मुझे आंसर देना, सो दैट इन दी एंड आप लोग मुझे बता पाओ कि आउट ऑफ 25 तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हें कॉमेंट में मुझे बताना है, बिकॉज आई लाइक टू सी कि कितने बच्चे रेगुलर हैं। ओके, now question number 1, marriage of a lower caste boy to higher caste girl is known as what? Hypogamy, endogamy, hypergamy या फिर exogamous? What will be the correct answer? इस तरह का क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट, गेट, CUET, PG, मैं तीनों के हिसाब से क्वेश्चंस ला रही हूँ। ठीक है, अच्छा MSQ के लिए भी मैं बहुत जल्द सेशंस बनाने वाली हूँ, तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, वो लोग भी देख सकते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज, जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, हाइपोगेमी और हाइपरगेमी को याद करने का एक सिंपल तरीका जो है वो तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, हमेशा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो गर्ल को रखो। ठीक है, वुमेन को रखो। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने 2 वुमेन के पॉइंट बना लिए। ठीक है, अब अगर वुमेन एक हायर स्टेटस के मेन से शादी कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज हाइपर। ओके, अच्छा गाने वगैरह सुनाई दे रहे हो गाइस, तो आई एम सॉरी, बिकॉज नेबरहुड में मेरे शादी है, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों से तुम लोग समझ सकते हो सिचुएशन, राइट ना। अच्छा देखो, वुमेन अगर लोअर स्टेटस पे है, ठीक है, ये लोअर स्टेटस है क्योंकि मैंने नीचे बनाया, और वो हायर स्टेटस की तरफ जा रही है या हायर कास्ट में जा रही है, तो ये हो जाएगा हाइपरगेमी। ठीक है, हाइपोगेमी कब होगा, जब वुमेन जो है वो हायर कास्ट की है या हायर स्टेटस की है, कभी कभी स्टेटस भी लिख के आता है क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूज़ मत होना, और मेन जो है वो लोअर है, ये हो जाएगा हाइपो। ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर, ये हाइपर हाइपो हमेशा याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना वुमेन को रखोगे। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, एंडोगेमी क्या होती है? एंडोगेमी का मतलब होता है व्हेन वी मैरी विद इन वंस ग्रुप, यानी हम अपने ग्रुप में अगर शादी करते हैं या कोई भी अपने ग्रुप में शादी करेगा तो वो हो जाएगा एंडोगेमी। ठीक है, और एक्सोगेमी क्या होता है, जब हमें आउटसाइड ग्रुप शादी करनी होती है। तो एंडोगेमी जो है वो कास्ट में हमें देखने को मिलती है। हमेशा याद रखो, कास्ट इज़ ऑलवेज एंडोगेमस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेम कास्ट में आपको शादी करनी होती है, राइट। एक्सोगेमस में क्या होता है कि हम उस ग्रुप में नहीं कर सकते, वी हैव टू डू आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ग्रुप, विद इन ग्रुप, ये 2 चीज़ें अगर याद रखो तो याद रहेगा। ठीक है, आउटसाइड और ये हो जाएगा विद इन ग्रुप। ओके, आउटसाइड ग्रुप में क्या आ जाएगा, गोत्र। अब सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, राइट, सो प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 2, who is the author of the book The Ideology of the Rural Urban Continuum? ये बुक किसकी है? हॉजर, डेवी, बेनेट या फिर रिजमन? What will be the correct answer? इस तरह की बुक्स आती हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जैसे दिया है रूरल अर्बन कॉन्टिनम, सो रूरल अर्बन कॉन्टिनम जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने उस पर बात की, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है गाइज, प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ बेनेट। ओके, बेनेट एक थिंकर हैं जिनकी ये बुक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैं PYQs कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, रूरल अर्बन का जो सबसे पहले, रूरल अर्बन कॉन्टिनम एक्चुअली, इसके बारे में जिसने सबसे पहले बात की है गाइज, वो है सोरोकिन एंड जिमरमैन। ये चीज़ याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड में। ठीक है, बट सबसे पहले इसके बारे में जो बात की थी वो थी सोरोकिन एंड जिमरमैन। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोगों को सोरोकिन को देनी है। इनकी बुक थी, बुक का नाम था रूरल सोशोलॉजी। ओके, ठीक है, अच्छा, सेकंड प्रायोरिटी जो तुम लोगों को देनी है वो देनी है रॉबर्ट रेडफील्ड को। ठीक है, इन्होंने रूरल अर्बन नहीं, इन्होंने फोक अर्बन की बात की है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी देखो चीज़ें होती हैं जहाँ पर मार्क्स
चले जाते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर, ओके। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो तुम लोग को अपने दिमाग में रखने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डॉक्यूमेंट शेड्यूल इज़ यूजफुल फॉर प्राइमरी सोर्स, फॉर सेकेंडरी सोर्स, फॉर पर्सनल सोर्स या फिर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डॉक्यूमेंट शेड्यूल किस चीज़ के लिए यूजफुल हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज़ बी। प्लीज़ रिमेंबर, डॉक्यूमेंट शेड्यूल एक सेकेंडरी सोर्स होता है, ठीक है। ये एक रिसर्च टूल है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट शेड्यूल इज़ नथिंग बट कलेक्टिंग डेटा ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले से ही है बना हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। एंड दिस इज़ अ रिसर्च टूल, ये भी याद रखो। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हेन फोकवेज एंड मोरेज बिकम परमानेंट आफ्टर देयर सैंक्शंस इन सोसाइटी दे आर कॉल्ड व्हाट? कम्युनिटी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप। जब फोकवेज और मोरेज जो हैं वो परमानेंट हो जाते हैं सैंक्शन के बाद, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सैंक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की जाती है। जब हम कुछ करते हैं तो उसके लिए या तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी, वो होते हैं सैंक्शंस। फोकवेज क्या होते हैं? फोकवेज होते हैं हमारे एवरीडे नॉर्म्स, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, दे आर आवर ओके। और मोरेज क्या होते हैं? मोरेज होते हैं स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, राइट। तो अगर इनको सैंक्शन कर दें तो फिर क्या बन जाएगा? सैंक्शन मतलब क्या? सोशल अप्रूवल मिल जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना, थोड़े फॉर्मल हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, सो ये बन जाएंगे इंस्टीट्यूशन, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो, सोसाइटी नहीं बन सकते, कम्युनिटी भी नहीं बन सकते, बट जब यही फोकवेज मोरेज सोशली अप्रूव्ड हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और यू कैन से फॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं इंस्टीट्यूशन, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ यूज द टर्म एडिपस कॉम्प्लेक्स? नाउ इसको एडिपस, ओडिपस तुम लोग कैसे भी पढ़ सकते हो, टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। किसने इसको यूज़ किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। तो थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। G.H. मीड, C.H. कूली, एमाइल दरखाइम या फिर सिगमंड फ्रॉइड? द करेक्ट आंसर इज डी। दोज ऑफ यू हु आर गिविंग डी आंसर, वेरी गुड। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी वो थ्योरी है जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात करी है? उस थ्योरी का क्या नाम है? जो लोग साइको एनालिटिक लिख रहे हैं, वेरी गुड। साइको एनालिटिक थ्योरी, इनकी जो थ्योरी है जिसको हम लोग थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में पढ़ते हैं, आई थिंक मैंने ये यूट्यूब पे भी कवर कर रखा है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में, तो वो देख लो। अच्छा, एक काम और करना, जिनके भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो प्लीज़ मुझे बताना उसके बारे में, मुझे कमेंट में बताना कौन सा एग्ज़ाम है जिसकी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, सो दैट मुझे पता रहेगा ना कि मुझे किस तरह का कंटेंट या किस तरह की क्लासेस मुझे लानी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताना, उसी हिसाब से मैं तुम लोगों के लिए टेस्ट वगैरह भी बना सकती हूँ, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आज की क्लास में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे अभी जो कि पेपर 1 नेट के हिसाब के हैं, तो तुम लोग वो भी देख लेना, ठीक है। मैंने उन्हें हटाया नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी RPSC में आए हुए हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म हस्बैंड इंडिकेट्स व्हाट? स्टेटस, रोल, मास्टर स्टेटस या फिर रोल सेट? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हस्बैंड क्या है? आई होप सब लोग सही आंसर देंगे, इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। हस्बैंड जो है वो एक स्टेटस है, क्योंकि वो हमारा सोशल पोजीशन बता रहा है कि सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो जो भी पोजीशंस आप लोग सोसाइटी में ऑक्यूपाई करते हो वो एक्चुअली में आपके स्टेटस होते हैं, और उन स्टेटस के साथ जो ड्यूटीज़ असाइन होती हैं वो होते हैं हमारे रोल्स, ओके। सो मैंने क्या बोला? जैसे हस्बैंड है, ठीक है, लेट्स से मैं एक टीचर भी हूँ। अब मैं हस्बैंड तो नहीं हूँ, मैं वाइफ हूँ, बट स्टिल, ठीक है, टीचर भी हूँ मैं। इसके अलावा लेट्स से मैं एक सिंगर भी हूँ, ठीक है, मैं एक राइटर भी हूँ। मान लो ये मेरे सारे स्टेटस हैं, ठीक है। क्या है ये? स्टेटस,
Okay, status is always your social position ठीक है। अब इस स्टेटस के साथ ना मेरे कुछ रोल्स होंगे, राइट, अलग अलग, किसी भी एक स्टेटस को ले लो, जैसे एज अ राइटर है या एज अ हस्बैंड, एज अ टीचर, है ना। इन रोल्स को मैं कहूँगी असाइन ड्यूटीज़। हर स्टेटस के साथ मेरी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, वो हो जाएंगी मेरे रोल्स। ओके, अच्छा, मास्टर स्टेटस क्या होता है? जो हमारा डोमिनेंट स्टेटस होता है ना। जैसे अगर किसी से बात करते हो तो सबसे पहले जानना चाहते हो ना कि वो इंसान है क्या, टीचर है, आईएएस है ना, पीसीएस है, क्या है। तो ये जो डोमिनेंट स्टेटस होता है ये मास्टर स्टेटस होता है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि रोल सेट क्या होता है। देखो, रोल सेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटस के साथ हमारे जो रोल्स हैं अलग अलग, ठीक है। ये सारे जो रोल्स होंगे, जैसे एज अ टीचर मेरे कितने सारे रोल्स होते हैं, है ना। तो टीचर के जितने भी रोल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? रोल सेट। ओके गाइज, इजी। सो इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CUET PG स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है वो नेट वाले स्टूडेंट्स और जो PhD की तरफ जा रहे हैं या किसी और MA लेवल का आपका एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है। देखो, सीक्वेंस पूछा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का, ठीक है। अब ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ना, ये एक्चुअली दिया है एक पर्सन ने जिसका नाम है रिचर्ड सचमैन। अच्छा, अगर तुम लोग जैसे MPPSC वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जब हम पहले तो समझो ये मॉडल है क्या, ठीक है। ये मॉडल इस बारे में है कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं या लर्नर्स जो हैं उनको हमें हेल्प करना होता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिकली क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक प्रॉब्लम से वो कन्फ्रंट होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करने के बाद उसके हिसाब से डेटा गैदर करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डेटा को या जो भी चीज़ें उन्होंने पूछी, और लास्टली उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फॉर CUET PG स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा था ये शायद रिसर्च का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, यहाँ पर देखो सेंसस का क्वेश्चन है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो CUET PG हो, गेट हो, नेट हो, सब में सेंसस के क्वेश्चन आते हैं। एंड आई एम थिंकिंग दैट आई शुड मेक अ सेपरेट क्लास ऑन सेंसस 2011, और मैं खुद क्वेश्चंस बना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे 100 क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूँ, सो दैट तुम लोगों का सेंसस पार्ट कवर हो जाए। ओके, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ये सेंसस वाली चीज़ करूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कितने नंबर ऑफ वुमेन है पर 1000 मेन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हेयर इज़ डी, 928। ओके, अब यहाँ पे राजस्थान का स्पेसिफिकली इसलिए पूछा है क्योंकि हम लोग RPSC के क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी, ठीक है। बट तुम लोगों से इंडिया का भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ गिवन द टर्म पैरा कम्युनिटीज? लुई दूमो, JS घूरे, हर्बर्ट रिजले या फिर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पैरा कम्युनिटीज़ इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ना मैं तुम लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ एंड यू गाइज विल एक्चुअली लाइक इट। सो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर जो है वो है डी, दैट इज़ रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ओके, सो ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हैं कौन? बहुत बार स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, ये जो रुडोल्फ और रुडोल्फ है ना, इनको एक्चुअल में हम लोग जानते हैं द रुडोल्फ के नाम से, ठीक है। इसमें दो लोग आते हैं, एक का नाम है लॉयड और दूसरे का नाम है सुजेन, ठीक है। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन लोगों ने एक्चुअली एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है इंडियन हिस्ट्री और डेमोक्रेसी पे, ठीक है। सो इन्होंने रिसर्च किया है
इंडियन हिस्ट्री एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड यू गाइस वोंट बिलीव कि इनको इंडिया में पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। और इनकी ज़्यादातर स्टडीज़ में ना राजस्थान इन्होंने चूज़ किया है, इसीलिए आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 2014 में, तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों ही अमेरिकन एकेडमिक्स हैं, ठीक है, नॉट इंडियन, ओके, प्लीज़ रिमेंबर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा कम्युनिटीज़। देखो, पैरा कम्युनिटीज़ का मतलब है वो सारे मॉडर्न इंडियन सोशल ग्रुप्स जो जैसे कास्ट का ग्रुप होता है ना, जो कि रिचुअल हायरार्की पे बेस्ड होता है, उसके साथ साथ ये वाले ग्रुप्स भी जो हैं वो ग्रो करते हैं, यू कैन से। इसमें आ जाएंगे जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई वॉलंटरी एसोसिएशन है, या कोई स्टूडेंट यूनियन है। ये सारे ग्रुप्स जो जैसे कास्ट के साथ साथ साइड बाय साइड चलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरा कम्युनिटीज़, ठीक है। अच्छा, पैरा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि दे आर पैरेलल टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, ओके, याद रखना ये चीज़। पैरा कम्युनिटीज़ का मतलब क्या है? ऐसी कम्युनिटीज़ जो पैरेलल होती हैं किसके? ट्रेडिशनल के। ट्रेडिशनल कम्युनिटी जैसे कास्ट, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं और भी लिख देती हूँ सो दैट तुम लोग भूलो नहीं और रिवाइज कर पाओ, ठीक है। पैरा कम्युनिटीज़ आर मॉडर्न इंडियन वी कैन से सोशल ग्रुप, ठीक है, जो कि ग्रो करती हैं, दैट ग्रो साथ में, साइड में वी कैन से, ठीक है। जैसे कास्ट ग्रो हो रहा है वैसे ही, बट ये लोग हायरार्की पे बेस नहीं होते हैं, ठीक है। बट okay, please remember. Now question number 10, all the roles related to a status is called what? Status sequence, status set, role set या फिर role taking. What will be the correct answer? सारे जो रोल्स हैं एक स्टेटस से अटैच्ड या यू कैन से रिलेटेड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया था ये। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा रोल सेट, एक स्टेटस के साथ जो रोल्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन यू कैन से, और एडिशन, राइट। ना स्टेटस सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? तो स्टेटस सीक्वेंस का मतलब होता है एक स्टेटस से जब हम दूसरे स्टेटस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बाद में मैं जॉब करूँगी, तो जो भी मेरा जॉब का स्टेटस होगा वो उस टाइम पे मेरा स्टेटस होगा। तो एक टाइम पे जो हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, दैट इज स्टेटस सीक्वेंस, कि मेरे स्टेटस में क्या क्या सीक्वेंस है, ठीक है। स्टेटस सेट क्या होता है? ऑल स्टेटस हेल्ड बाय पर्सन, यानी कि सारे स्टेटस जो हमारे हैं वो हमारा स्टेटस सेट हो जाएगा। रोल टेकिंग क्या होता है? जब हम दूसरे के रोल को इमेजिन करके उसकी पोजीशन में जाते हैं, दैट इज रोल टेकिंग, ओके। दूसरे के रोल में इमेजिन करना अपने आप को, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट वी बिलोंग टू एसोसिएशंस एंड नॉट इंस्टीट्यूशन? बहुत फेमस कोट है ये, एंड इस तरह के जितने भी कोट्स हैं गाइस जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो तुम लोगों को कहीं पर नोट करके रखने हैं, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, ओके। सो क्या होगा आंसर? मैकाइवर, र्यूटर, गिलिन एंड गिलिन या फिर दरखाइम? वी बिलोंग टू एसोसिएशंस एंड नॉट इंस्टीट्यूशन, किसने कहा होगा ये? द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर इट इज़ मैकाइवर एंड पेज, और उन्हीं का ये लाइन है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड हाइपोथेसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज से हाइपोथेसिस आया है? लैटिन, इंग्लिश, स्पेनिश या फिर ग्रीक? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे रिसर्च के थ्रू, राइट। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ग्रीक, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा है जो टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्यों? देखो, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के आने से डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा है, स्पेशलाइजेशन आया है, ये तो बिल्कुल सही है। अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है, ये भी सही है। एमर्जेंस ऑफ क्लासीफाइड्स या फिर इंक्रीजिंग मोबिलिटी। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, अर्बनाइजेशन हो सकता है, इंक्रीजिंग मोबिलिटी हो सकता है। बट व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इमरजेंस ऑफ क्लासीफाइड्स? क्लासीफाइड्स क्या है? देखो, क्लासीफाइड्स का मतलब है जो न्यूज़पेपर्स या जो भी मीडिया होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट्स का आना। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इस पे तो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। आरपीएससी में ये क्वेश्चन आया है और इन्होंने शायद इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में भी आते हैं बहुत सारे। देखो सोशोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हम लोग नए तरह से कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। बहुत सारे यहाँ पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो सब्जेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस में कभी कभी गड़बड़ी आती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाने का मेरा मोटिव यही है कि तुम लोगों को मैं ये चीज़ समझा पाऊँ कि अगर 75 क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में आएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 75 में से 75 एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ही सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। जैसे मेरे हिसाब से ए आंसर भी सही हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से बी आंसर भी सही हो सकता है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होगी वो क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं। तो वहाँ पे टेंशन में नहीं आना है। उन क्वेश्चंस को या तो माइंडफुली करो या फिर स्किप कर दो, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि लास्ट ईयर सीयूईटी पीजी में ऐसा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस चक्कर में मार्क्स ख़राब हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था सही आंसर है बट सब्जेक्टिविटी वाली चीज़ आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगी कि स्किप करना जहां पर तुम्हें लगे कि कोई भी आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनटीए। ओके ना। एक बहुत फेमस बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये किसकी बुक है? एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कुंत, मैक्स वेबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम इतनी सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें कौन सी छोड़ें। तो देखो, जो भी पीवाईक्यूज़ में आई हैं, जो भी क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हो, वो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। पीवाईक्यू में जितनी बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारी बुक्स कोई नहीं कवर कर पाता है, आज तक मैं मुझे नहीं याद हुई हैं। जो इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं उनकी बुक्स बार बार देख के याद हो गई हैं, बट कुछ अभी भी न्यू बुक्स हैं जो मुझे पता चलती हैं जब मैं कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। ओके, तो ये हमेशा का है, पूरी बुक्स कोई नहीं कर पाएगा कभी, ठीक है। एलिमिनेशन करके ही हमें करना पड़ेगा। अच्छा, द रिलीजन ऑफ इंडिया किसकी बुक है बताओ जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज, जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड, मैक्स वेबर की बुक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये ओरिजिनली जर्मन में आई थी 1916 में, ठीक है। बाद में ये इंग्लिश वर्जन है जो हम देख रहे हैं, द रिलीजन ऑफ इंडिया। 1916 में आई थी जर्मन में, ठीक है। और इसका जो नाम था वो भी बहुत ही अलग था। इसका नाम था हिंदूमस, ओके, एंड बुद्धिमस, ठीक है। एंड भी नहीं था, यूएनडी, क्योंकि जर्मन है। ये था इसका ओरिजिनल टाइटल, ओके। फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1958 में, ओके। तो ये नाम हुआ द रिलीजन ऑफ इंडिया। मैं तुम लोगों को थोड़ी डिटेल्स इसलिए दे देती हूँ ना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब ऊपर ऊपर से नहीं पूछ रहे हैं, इन डेप्थ पूछ रहे हैं, स्पेशली गेट एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग थोड़ा डिटेल में जाओ चीज़ों के, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज नॉट मैंशनड बाय मैक्स वेबर। इसमें से कौन सा ब्यूरोक्रेसी का फीचर है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बात नहीं की? हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, या फिर लैक ऑफ प्रोविजन फॉर पेक्यूनियरी कंपेंसेशन एज अ फिक्स्ड सैलरी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि लैक होता है फिक्स सैलरी का, ठीक है। उन्होंने जबकि ये कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स होते हैं ये पेड रेगुलर फिक्स सैलरीड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। फुल टाइम ये लोग काम करते हैं और इनको उसकी सैलरी मिलती है। सो ये लैक ऑफ प्रोविजन वाला गलत हो जाएगा, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किसी भी सीयूईटी पीजी में या किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पेपर 1 नेट
और आरपीएससी एमपीपीएससी का जो पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बीएफ स्किनर का थ्योरी है बिहेवियरिज्म और उसी में इस बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बस आंसर टिक करके और इसको स्किप करते हैं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है डी, दैट इज़ वेरिएबल रेशियो। तो ये पेपर 1 है, ओके। पेपर 1 स्किप, तो इसको तुम लोग स्किप कर दो, नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। मुझसे ही गलती से ये यहाँ पे लग गया, आरपीएससी में दिया हुआ था, उसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ओके। Now, question number 17. Social relations can be distinguished on the basis of form and content. The above statement is related with what? Formal school, synthetic school, critical school या फिर traditional school? किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है? सबसे बड़ा जो कीवर्ड है यहाँ पे वो है फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट से तुम लोगों को याद आ रहा होगा जॉर्ज जिमिल का क्लास। आई होप यू गाइज रिमेंबर, कोर्स में मैंने जिमिल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, राइट जो कहते हैं कि वी शुड स्टडी सोसाइटी बाय लुकिंग एट द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन, नॉट देयर स्पेसिफिक कंटेंट, राइट। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक कंटेंट पे। फॉर्म क्या है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, जैसे कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर सबऑर्डिनेशन है, ये सब फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ओके। तो ये कहते हैं इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि कंटेंट पे, कि उस कंटेंट में उस रिलेशनशिप के अंदर क्या है, इट इज़ अबाउट मनी, लव, पॉलिटिक्स, रिलीजन, उसमें नहीं जाना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मल स्कूल, क्योंकि वी ऑल नो दैट जिमिल इज़ द फादर ऑफ फॉर्मल स्कूल, राइट। फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के ये फादर हैं, और सिंथेटिक स्कूल भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आई होप यू गाइस रिमेंबर, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नाउ एनी वन स्टूडेंट टेल मी कि जो सिंथेटिक स्कूल है उसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फैक्टर इन ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी? इसमें से कौन सा है जो की फैक्टर नहीं है? पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस या फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट्स बी, इजी क्वेश्चन। हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनलाइटनमेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, राइट। बट कहीं पर भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19. हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन? किसने जनरलाइज्ड अदर की बात की है? सिगमंड फ्रॉयड, C.H. कूली, G.H. मीड या फिर पियाजेट? नाउ ऑल दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट इन योर सोशलाइजेशन का जो थ्योरी वाला टॉपिक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर कि इन्होंने जनरलाइज अदर के साथ सिग्निफिकेंट अदर की भी बात की है। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। कुछ इस तरह के थिंकर्स हैं जिसमें मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बनाऊंगी, सो दैट विल रियली हेल्प यू इन एग्जाम, ओके। तो थोड़ा बहुत ये सब थिंकर्स, स्पेशली CUET PG वालों को मैं सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा थिंकर का पोर्शन नितिन सांगवान से कवर कर लो अगर कर सकते हो। बाकी तो मैं मैराथन्स वगैरह कराऊंगी ही, बट कुछ चीज़ें वहाँ से कवर कर लो तो तुम लोग को एग्जाम में सही रहेगा। एक बार रीड तो ज़रूर कर लो, बहुत ज़्यादा थिंकर ओरिएंटेड CUET PG में कभी नहीं आता है, बट 2-4 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, और वो भी देखो ये सोशलाइजेशन से ओवरलैप हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी? इसमें से कौन सा है जो कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं है? लोकेलिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, वी फीलिंग या फिर सोशल कंप्लीटनेस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज बी। एब्स्ट्रैक्ट की बात हम कम्युनिटी में नहीं करते हैं, बट सोसाइटी के फीचर में करते हैं, राइट। सो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक M.N. श्रीनिवास फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसमें M.N. श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया? द रिमेंबर्ड विलेज, इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, इंडियाज विलेज या फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? सो गाइज, रिमेंबर्ड विलेज जो बुक है ना, ये ऑलरेडी गेट में पूछी गई है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इन्होंने इसका नाम रिमेंबर्ड विलेज क्यों रखा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, स्पेशली तुम लोगों से ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी वो दूसरी बुक है, बट क्योंकि देखो यहाँ पे वो बुक मेंशन नहीं है तो हम लोग डी चूज़ करेंगे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इससे पहले इन्होंने बात की है जिस बुक में, वो है
रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। सबसे पहले इन्होंने उसमें बात की थी, उसके बाद इन्होंने इसमें बात की है। तो अगर वो बुक नहीं मेंशन होगी तो हम ये वाला चूज़ करेंगे। ये दोनों बुक हैं, याद रखना, संस्कृताइजेशन के साथ लिख लो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, एंड सेकेंड होगी ये वाली प्रायोरिटी, ठीक है। ये बुक होगी अगर वो ऑप्शन में नहीं है। दोनों है तो फिर वही वाली टिक करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें से कौन सा है जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है? फोकस्ड इंटरव्यू, रेपिटेटिव इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू या फिर क्लिनिकल इंटरव्यू? आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर मी इन द चैट. What will be the correct answer? The correct answer is C. फॉर्मल इंटरव्यू जो होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, और स्ट्रक्चर्ड से मतलब क्या है कि प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ होता है, राइट। सो फॉर्मल इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज इज कंसीडर्ड टू बी अ लो कैटेगरी मैरिज। इसमें से कौन सी मैरिज है जो हिंदू मैरिज में लो कैटेगरी की मानी जाती है? ब्रह्म मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, पैसाज मैरिज या फिर अर्शा मैरिज? So please remember guys, it is Paishaj marriage. This question is very important for CUET PG students as well. Okay, क्योंकि इस तरह के questions आते हैं एग्जाम में, मैरिज किनशिप वाले तो स्पेशली, ठीक है। क्यों है पैशाज लोएस्ट? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फोर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशंस की बात होती है विद अ वुमेन, जब वो सो रही हो या फिर इंटॉक्सिकेटेड हो या मेंटली डिस्टर्ब हो। तो ये जो है ये सबसे लोएस्ट टाइप ऑफ मैरिज है, ओके। Question number 24. In adolescence, the most important characteristic of social development is the increased influence of what? Parents, peer groups, teachers, siblings. Adolescence में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट किसके इन्फ्लुएंस की वजह से होता है? द करेक्ट आंसर इज पीयर ग्रुप। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। देखो इस टाइम पे क्या होता है कि एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, राइट। और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं हमारी लाइफ में, राइट। तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे बचपन में खेलने जाने को नहीं मिलता था, फ्रेंड से मिलने को नहीं मिलता था, तो घर पे लड़ाई हो जाती थी, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस से, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ये डाउट रहता है कि मैम कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं जितनी डेफिनेशंस बताऊंगी वो एक जगह नोट करते रहो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तुम्हारा ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देखो, सोशोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। हु सेड दिस? किसने कहा था ये कि सोशोलॉजी जो है वो मैन के बिहेवियर से डील करती है? A.W. ग्रीन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, किम्बॉल यंग या फिर P.A. सोरोकिन? द करेक्ट आंसर इज सी, किम्बॉल यंग, प्लीज रिमेंबर। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों के 25 में से कितने मार्क्स आए हैं, okay. So that's it for today guys. I hope you like today's class. Don't forget to tell me your score in the comment section, and don't forget to subscribe if you are a sociology student and you like the way I teach, okay. अगर समझ में आ रहा है तो ही ज्वाइन करना, otherwise it's fine, okay. Now ये जो टेलीग्राम है ये तुम लोगों को ज़रूर से ज्वाइन करना है, ओके। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी थिंग टू आस्क, तो तुम लोग मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ओके। एंड ये ऐप है जिसको तुम लोग को डाउनलोड करना है। गेट की टेस्ट सीरीज, CUET PG की टेस्ट सीरीज सब यहीं पे है। और भी कोई अपकमिंग एग्जाम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, सो दैट उसके लिए भी मैं कुछ कवर करवा सकूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।